हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं समाज शास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन, यानी इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, उन्हीं सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। तो गाइस पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न, यानी जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसके बाद विषय उत्तरीय प्रश्न है, एंड गाइस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। तो बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए अगर समाज शास्त्र के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो और इस पेपर में इस बार के बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आज किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको बीच में इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर गाइस पहला प्रश्न है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखोगे कि मानव क्रियाएं अधिकांशतः लक्ष्योन्मुख होती हैं। हिंदू सामाजिक संगठन में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं को हम पुरुषार्थ कहते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ हम किसे कहते हैं। आप लिखोगे मानव क्रिया अधिकांशतः लक्ष्योन्मुख होती है। हिंदू सामाजिक संगठन में परंपरा की दृष्टि से मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं को पुरुषार्थ कहा जाता है। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होता है। इस प्रकार की, देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि इस प्रकार की मुख्य विशेषताएं हैं जैसे सामान्य भाषा, एक निश्चित भौगोलिक स्थिति, इतिहास, धर्म, प्रजाति तथा राजनीतिक आकांक्षाएं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुरुषार्थ किसे कहते हैं। एंड गाइस सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखा राष्ट्र से क्या आशय है। अब यहाँ पर अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और पुरुषार्थ किसे कहते हैं इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वस्तुकरण या परिकरण को समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आप लिखोगे कि परिकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व में खरीदी बेची ना जा सकती हो, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, खरीदी बेची ना जा सकती हो किंतु बाद में इसके योग्य हो, लेकिन इसे हम आज सामान्य वस्तु की तरह बोलने में खरीद रहे हैं, बोलतों में खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे बाजार में पूर्व में खरीदी बेची नहीं जा सकती हो किंतु बाद में इसके योग्य हो, लेकिन इसे हम आज सामान्य वस्तु की तरह बोलतों में खरीद रही हैं, अर्थात वस्तुओं को हम खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप कौन सा तैयार करोगे, अगला ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रजनन दर से क्या आशय है। ठीक है, प्रजनन दर से क्या आशय है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि जनसंख्या की स्थिति को समझने के लिए प्रजनन दर को भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पूरा यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखोगे कि प्रजनन दर को ज्ञात करने के लिए प्रजनन दर से आशय बच्चे पैदा कर सकने की आयु अवधि में संबंधित प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से है। बच्चे पैदा करने की अवधि सामान्य रूप से स्त्री की 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु अवधि को माना जाता है। तो प्रजनन दर क्या है, आयु एकदम सही ढंग से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण है। फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि वर्तमान आर्थिक परिवर्तन से औद्योगिकरण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, नेक्स्ट है नगरीकरण, और चौथे नंबर पर है भारतीय संविधान की मान्यताएं। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया था प्रजनन दर से क्या आशय है, इसका गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, और जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारण कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो आप लिखोगे कि 2011 की जनगणना में 31.8% जनसंख्या नगरीय तथा 68.2% जनसंख्या ग्रामीण है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो पहले आप इस तरह से लिखोगे आधुनिकीकरण की विशेषताएं, और फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको इस तरह से डालनी है कि जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इसमें आप लिखोगे जनता में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने से आविष्कारों को जन्म दिया जाएगा। फिर इसके आगे आपको क्या लिखना है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए इसके आगे आप किस तरह से लिखोगे, देखिए इसके आगे आप लिखोगे दिया जाएगा उन आविष्कारों का जन्म हो जाने से औद्योगिकरण की प्रक्रिया में प्रगति होगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था कि औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो फर्स्ट हेडिंग आपको डाली थी जनसंख्या में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इसमें आपको लिखना था कि जनता में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने से आविष्कारों को जन्म दिया जाएगा, उन आविष्कारों का जन्म हो जाने से औद्योगिकरण की प्रक्रिया में प्रगति होगी। एंड यहाँ पर 3 पूछी गई है विशेषताएं, और सेकंड हेडिंग आप डालोगे प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, और फिर यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से लिखना है। ये हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर गाइस आप इस तरह से लिखोगे कि औद्योगिकरण के कार्य में लोहा, कोयला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है। जिन स्थानों पर ये प्राकृतिक साधन खनिज पदार्थों के रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरी हेडिंग आपको ये डालनी है कि नागरिकों में जागरूकता, और इसमें आप लिखोगे कि प्राकृतिक साधनों के उपलब्ध हो जाने से ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती।
अब इसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का एक ऐसा तत्व है जो कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विश्वासों, मनोवृत्तियों, विचारधाराओं तथा व्यवहारों के अध्ययन, उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण एवं विवेचन करने के लिए तथ्यों के संकलन से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। तो आप यहाँ पर देख चुके हो कि प्रजनन दर से क्या आशय है, जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के 4 मुख्य कारणों का उल्लेख, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, तो चलिए उस प्रश्न को हम देख लेते हैं और साथ में उसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पैंडेमिक से क्या आशय है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आप लिखोगे कि पैंडेमिक महामारी का एक रूप है जबकि कोई महामारी व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ प्रभावित करती है तो उस महामारी को पैंडेमिक नाम से संबोधित किया जाता है। ये तो आई होप एकदम अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि पैंडेमिक से क्या आशय है और इस प्रश्न का आंसर भी आप खुद से लिख सकते हो। याद हो गया। एक बार इस प्रश्न के आंसर को आप दोबारा से पढ़ लीजिए, एकदम सही ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिएगा जो पेपर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, आज ही इस पेपर के जो भी आंसर हैं आपको सारे प्रश्न तैयार कर लेने हैं और फिर खुद से इस पेपर का जो भी हल है खुद से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर कौन सा तैयार करोगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है कि विनिमय से क्या आशय है। तो विनिमय क्या है, विनिमय से क्या आशय है। तो आप यहाँ पर गाइस लिखोगे कि प्रायः सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ संस्थान होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ संस्थान होते हैं जो मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि जो मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं, यदि सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में अपना हिस्सा किसी व्यक्ति या निजी क्षेत्र की कंपनी को बेच देती है तो इसे ही हम विनिवेश कहते हैं। तो विनिवेश क्या है, इसका आंसर क्या है, यहाँ पर आपने समझ लिया। अगर इस प्रश्न के आंसर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका क्या था, पैंडेमिक से क्या आशय है, इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले लीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो देखिए गाइस पूरा पेपर दिया जा रहा है, साथ में आपको इसका जो भी क्वेश्चन है साथ में इस क्वेश्चन का आपको फुल सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे वो यहाँ पर आप देख चुके हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया गया है, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। तो अदृश्य हाथ क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके समाजशास्त्री हैं एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के अनुसार यानी इन्होंने अदृश्य हाथ की परिभाषा किस तरह से प्रस्तुत की है। तो इन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ एक अदृश्य तंत्र को संदर्भित करता है जो संसाधनों की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है। इसके बाद आप लिखोगे जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है।
तो इन्होंने इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर की परिभाषा को बताया है। किसने? एडम स्मिथ ने, जो आपके समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अदृश्य हाथ की परिभाषा को इस तरह से बताया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करना है, फिर आपको लिखना है, बाद में क्लोज कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो आप लिखोगे कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन होने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि क्रांति आ गई, किसानों ने नवीन तकनीकी का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, इसके बाद आपको लिखना है परिणाम स्वरूप कृषि विकास में हुई क्रांति को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और इसमें आप लिखोगे हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी उन्नत एवं प्रमाणिक बीज तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके बहुफलीय प्रमाणों को अपनाकर तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे अभूतपूर्व वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य कृषि व्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन लाकर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है। ठीक है, तो आप इस जो आपका क्वेश्चन है इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो गाइस यहाँ पर आप ले लीजिए। ठीक है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ पर देख लीजिए। और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और यहाँ पर जो अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिए। इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, तो चलिए गाइस उस प्रश्न पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि दलित से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दलित क्या है, दलित से आप क्या समझते हैं? आप लिखोगे कि दलितों से अभिप्राय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सर्वाधिक पिछड़े तबकों से है। ये अस्पृश्यता एवं, अब पहले यहाँ पर देख लीजिए, फिर आगे इसका आंसर आप क्या लिखोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब इतना लिखने के बाद, अब गाइस यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। देखिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर छोड़ा था कि ये अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार कर रहे हैं। इसके विपरीत जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसे भी हैं जो निम्न तो समझा जाता है परंतु उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और ना ही उन्हें अछूत माना जाता था। सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना जरूरी है। इन समूहों का सामाजिक और, अब देखिए इतना लिखने के बाद आप लिखोगे इन समूहों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। इसके बाद आप लिखोगे आम बोलचाल की भाषा में इन्हें अन्य पिछड़े वर्ग भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि दलित वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग में अंतर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे अंतर है, इसके आगे आपको लिखना है कि दलित वर्ग अस्पृश्यता तथा सामाजिक बहिष्कार का शिकार है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग अस्पृश्यता, अब यहाँ पर देखिए आपको लिखना है कि अस्पृश्यता तथा सामाजिक बहिष्कार का शिकार है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में निम्न तथा असुविधाओं का शिकार तो है परंतु इनके प्रति भेदभाव का बहिष्कार की भावना नहीं है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है गाइस 2-3 बार आपको पढ़ना है और समझना है।
और कि दलित से आप क्या समझते हैं, इसका जो सही आंसर है आप किस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे। आपको 2-3 बार इस प्रश्न को पढ़ना है और खुद से लिखना है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा कि दलित क्या है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है दलित से आप क्या समझते हैं, दलित से क्या आशय है, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का वहाँ पर आंसर लेकर आओगे। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिखोगे कि पर्यावरण के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले संगठित प्रयासों को पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि वास्तव में पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकीय तंत्र को बचाए रखने के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं उन्हें ही समाजशास्त्री भाषा में पर्यावरणीय आंदोलन या पारिस्थितिकीय आंदोलन के रूप में माना जाता है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या है और इसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे उसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको तो ले लीजिए और आज ही इस पूरे पेपर को आपको तैयार कर लेना है अगर समाजशास्त्र के पेपर में इसी तरह से आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। एक और पेपर गाइस आपको हल कराया है, अगर उसको आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसको वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। समाजशास्त्र का ही पेपर मॉडल पेपर है, उसको आप फुल सोल्यूशन दिया है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि हित समूह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि हित समूह या दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। तो गाइस देखिए आप लिखोगे कि वर्तमान समय के राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण देन दबाव गुट है जो कि प्रायः समस्त प्रजातंत्रात्मक शासनों में पाए जाते हैं। ये ऐसे गुट हैं, देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि ये ऐसे गुट हैं जिनके द्वारा विभिन्न वर्ग या हित के लोग अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण पर प्रभाव, और इसके आगे आपको क्या लिखना है अब चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जो आपके विषय उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। इसके बाद आप लिखोगे कि डालने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन गुटों में व्यापारिक वर्ग, अल्पसंख्यक, व्यवसायिक तथा अन्य वर्ग सम्मिलित होते हैं। इसके बाद बीनर ने इसकी परिभाषा को किस तरह से समझाया है, जो आपके समाजशास्त्र है बीनर, इन्होंने कहा है कि दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्त विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से, जो आपका क्वेश्चन था दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, तो इन्होंने इस तरह से बताया है। किसने, बीनर, जो आपके समाजशास्त्री हैं इन्होंने, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गाइस, आधुनिकीकरण के 5 लक्षण लिखिए, ठीक है। तो आधुनिकीकरण के 5 लक्षण क्या हैं, तो पहले इसका आंसर देख लीजिए जो दिया गया है, उसके बाद इसके 5 लक्षण भी देखेंगे। आप यहाँ पर लिखोगे कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, ठीक है, अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। अतः इसके संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पनाएं विकसित की गई हैं। इसके बाद आप लिखोगे अनेक समाज वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में, देखिए आप लिखोगे कि हाल ही में इस प्रक्रिया का अनुभाविक अध्ययन और विश्लेषण किया, जिनमें डेनियल लर्नर,
बिलवर्ट, ईमूर, श्राम तथा पूल प्रमुख हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। इसके बाद आप लिखोगे कि आधुनिकीकरण के लक्षणों की एक सूची तैयार की गई है। उस सूची में 12 लक्षण सम्मिलित किए गए हैं और वो 12 लक्षण कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। पहला है परानुभूति, गतिशीलता, उच्च सहभागिता। ठीक है, अब गाइस इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया था तो यहाँ पर आप सही ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में यही क्वेश्चन आपके आस किए जाते हैं। तो जनसांख्यिकीय संकल्पनाओं एवं संकेतकों में मृत्यु दर एवं जन्म दर को प्रमुख रूप माना गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर गाइस इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको गाइस इस तरह से लिखना है। देखिए, आप लिखोगे कि ये दोनों जनसांख्यिकी के दो महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्व हैं। मृत्यु दर से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र, जो कि पूरा देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रशासनिक इकाई हो सकता है। तो अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में निर्धारित अवधि में प्रति 1000 की जनसंख्या में। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे प्रति 1000 जनसंख्या में होने वाली मृत्युओं की कुल संख्या से है। इसे मतरा भी कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव, विभिन्न रोगों की रोकथाम, जनसंख्या चिकित्सा सुविधाओं तथा उचित पोषण एवं स्वास्थ्य नियमों के पालन में वृद्धि द्वारा मृत्यु दर को। इसके बाद आप लिखोगे कि मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। मृत्यु दर के विपरीत जन्म दर से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र, देश, एक राज्य, एक जिला अथवा अन्य कोई प्रशासनिक इकाई हो सकता है। एंड गाइस इसके बाद आगे आपको क्या लिखना है, चलिए उसको देख लेते हैं। आगे आप लिखोगे कि निर्धारित अवधि जो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। ठीक है, इकाई हो सकता है में प्रति 1000 की जनसंख्या में जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की कुल संख्या से है। इसे प्रजननता भी कहा जाता है। जन्म दर विभिन्न क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों में अलग अलग होती है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि मृत्यु दर और जन्म दर से क्या तात्पर्य है। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको एक ही प्रश्न दिया गया था और उसका आंसर। अब यहाँ पर गाइस अगर आपको पूरा मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको देखने हैं, तो चलिए जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ही प्रश्न यहाँ पर आपको बता दिए जाते हैं, ताकि समाजशास्त्र की तैयारी आपकी ऐसी हो जाए इसी वीडियो से कि वहाँ पर क्वेश्चन आप छोड़ के ना आओ। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पर देख लेते हैं कि समाजशास्त्र के पेपर के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और भी ऐसे कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और एक बार अपने सभी दोस्तों में प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है समाजशास्त्र का उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में और भी आपके क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको तैयार करना है, उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका इम्पोर्टेंट है तो वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। इकोनॉमिक्स अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो उसका भी पेपर का फुल सॉल्यूशन दिया है,
उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए गाइस, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है कि सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, इसको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लोगे कि भारत में महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो समाजशास्त्र के पेपर के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करोगे, तो इनको आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आप देख चुके हो अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।